स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हम सब जानते हैं 2020 में इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में गलवान वैली क्लैश हुआ था। हर तरफ बॉयकॉट चाइना जैसे स्लोगन्स गूंज रहे थे। लेकिन दोस्तों ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहानी बताती है। 2024-25 में इंडिया चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़कर 127 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि 2020 में जब गलवान वैली क्लैश हुआ था तब ये 86.4 बिलियन डॉलर था। अब ये सवाल उठता है कि क्या बॉर्डर टेंशंस के बावजूद इंडिया को चाइना के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लेवल पर लिमिटेड कोऑपरेशन दिखाना चाहिए? क्या कंपटीशन के बीच सिलेक्टिव कोऑपरेशन पॉसिबल है? ये कोई चाइना के साथ रहना या नहीं रहने वाला बाइनरी सवाल नहीं है कि या तो 0 है या 1 है। दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं 2020 में इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में गलवान वैली क्लैश हुआ था। और उस टकराव में कर्नल संतोष बाबू जो कि 16th बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और उनके साथ 20 जवानों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी। इसके बाद लद्दाख के पेंगोंग सो और देपसांग प्लेन में भी ये स्टैंड ऑफ देखने को मिला और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भी 2022 में फिर से ये फिजिकल क्लैश चाइनीज सोल्जर्स का इंडियन सोल्जर्स के साथ हुआ था। इन इंसिडेंट ने दोनों देशों के बीच का ट्रस्ट डेफिसिट और गहरा कर दिया। देश भर में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अपने पीक पर थे, लोगों के दिल में गुस्सा भी था और अपने शहीद जवानों के प्रति गर्व भी था। हर तरफ बॉयकॉट चाइना जैसे स्लोगन्स गूंज रहे थे। लोग चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने से बच रहे थे और सरकार ने भी कई कदम उठाए, जैसे कि चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया, इंपोर्ट रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट कर दिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनीज के पार्टिसिपेशन पर भी नजर रखना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक नई सोच उभर कर आई जिसे फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स ने डी कपलिंग का नाम दिया। डी कपलिंग का मतलब था कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना पर कम करेगा ताकि बॉर्डर पर एग्रेशन के बावजूद हमारी इकोनॉमी पर उसका असर ना हो। मतलब मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रेजुअली ऐसी पॉलिसीज अपनाई जाएं जिससे सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता बढ़े और चाइनीज कंपोनेंट पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। लेकिन दोस्तों ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहानी बताती है। 2024-25 में इंडिया चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़कर 127 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि 2020 में जब गलवान वैली क्लैश हुआ था तब ये 86.4 बिलियन डॉलर था। अगर इस ट्रेड को भी तोड़ा जाए तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि चाइना ने इंडिया को 127 बिलियन डॉलर में 113 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया है, जबकि इंडिया ने सिर्फ 14 बिलियन डॉलर का माल जो है चाइना को भेजा है। यानी पूरे बायलैटरल ट्रेड के अंदर यह दिख रहा है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पे बहुत ज्यादा हो चुकी है। इस पूरे बायलैटरल ट्रेड में चाइना जो है वो मेजर शेयर होल्डर है, उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। यानी कि यहां पे सिंपल ये दिख रहा है कि जज्बात जो था वो तो हमारा अलग लेवल का था कि भाई हम तो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर, इकोनॉमिक ग्राउंड्स में हमें ये देखने को नहीं मिला कि ये जज्बात कन्वर्ट हुए। यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो चाइना पे 2020 से 24 के बीच में और ज्यादा बढ़ती गई। तो दोस्तों अब ये सवाल उठता है कि क्या बॉर्डर टेंशंस के बावजूद इंडिया को चाइना के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लेवल पर लिमिटेड कोऑपरेशन दिखाना चाहिए? क्या कंपटीशन के बीच सिलेक्टिव कोऑपरेशन पॉसिबल है? लेकिन दोस्तों ये सब समझने से पहले एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो चाइना पर है और किस हद तक है। क्या ये सुपरफिशियल लेवल तक की है या फिर ये जो डिपेंडेंसी है ये काफी ज्यादा गहरी हमें देखने को मिलती है? इस डेप्थ को समझने के लिए चलिए हम लोग सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, जिसे हम गर्व से कहते हैं कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। इस फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का जो बैकबोन है, अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपको चाइना ही दिख जाएगा। क्योंकि देखिए ये जितना भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वो सारा का सारा रॉ फॉर्म में चाइना से ही हम लोग इंपोर्ट कराते हैं इन द नेम ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। 70% जो इंग्रेडिएंट है ये सारा चाइना से हमारा आता है, जिससे हम दवाइयां, एंटीबायोटिक्स और लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है वो बनाते हैं। अगर कल को चाइना ने एक्सपोर्ट रोक दिया, यानी कि किसी भी कारणवश
वर्ष जो है चाइना ने एपीआई सप्लाई करना बंद कर दिया तो पूरा का पूरा जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगा वो रुक सा जाएगा, थम सा जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है जिसके ऊपर आज तक हमने इफेक्टिवली काम नहीं किया। अगला सेक्टर जो है दोस्तों वो है सोलर एनर्जी का। अब देखिए डाउन टू अर्थ मैगजीन के डेटा के मुताबिक इंडिया अपनी 50% से ज्यादा सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स चाइना से इंपोर्ट करता है। लगभग $4 बिलियन अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम प्रोडक्ट्स जो हैं चाइना से मंगा रहे हैं। मतलब जो सेक्टर आत्मनिर्भर इंडिया की मिसाल होना चाहिए था वो भी इनडायरेक्टली चाइनीज कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट है। अब दोस्तों तीसरे सेक्टर की बात करते हैं और वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी। यहां तो डिपेंडेंसी और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। मोबाइल फोन्स के चिप्स, रिचार्जेबल बैटरी, सेमीकंडक्टर्स और हेवी मशीनरी तक सब में चाइनीज इंपोर्ट का स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर दोस्तों कल को बीजिंग ने सप्लाई चेन बंद कर दी तो हमारी मेक इन इंडिया फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन तुरंत रुक सकता है। अब दोस्तों ये सारे नंबर्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। दिस सिंपली रिप्रेजेंट डीपर स्ट्रक्चरल वीकनेस इन द इंडियन इकोनॉमी। हम चाहे जितना भी मेक इन इंडिया का स्लोगन लगा लें, जब तक हम अपनी कोर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी बेस और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग नहीं बनाते, तब तक हम चाइना पर कुछ ना कुछ लेवल पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो दोस्तों अब सवाल सबसे बड़ा तो ये उठता है कि भैया परेशानियां तो बहुत हैं, अब करना क्या चाहिए, इंडिया को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। इसका सीधा सा जवाब मैं आपको देना चाहता हूं, दैट इज सिलेक्टिव कोऑपरेशन। यानी ना पूरी तरह हम कन्फ्रंटेशन करेंगे चाइना के साथ और ना ही पूरी तरीके से हम डिपेंडेंट रहेंगे चाइना के ऊपर। यहां पर हमें बैलेंस्ड और इंटरेस्ट ड्रिवन अप्रोच को अपनाना पड़ेगा क्योंकि दिस इज व्हाट इज नीड ऑफ एन आवर। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 1.4 बिलियन लोगों का मार्केट। अगर इंडिया अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए चाइना के बाजार को सिलेक्टिवली खोल सके तो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए ये नए ग्रोथ एवेन्यूज खुल सकते हैं। आज भी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन चाइना से डीपली कनेक्टेड है, पर अगर दोनों देश मिलकर ट्रेड फैसिलिटेशन और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स पर काम करें तो हमारा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और स्ट्रांग बन सकता है। फॉर एग्जांपल फार्मा, एग्रो प्रोडक्ट्स, आईटी सर्विसेज और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स चाइनीज कंज्यूमर मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। चाइना ने एआई, रोबोटिक्स, ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली है। आज ग्लोबल ईवी मार्केट में चाइना का शेयर 60 से 65% के आसपास है। उनके पास एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और मास प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है। अगर इंडिया सिलेक्टिवली पार्टनरशिप करे जैसे जॉइंट R&D प्रोजेक्ट या टेक शेयरिंग एग्रीमेंट तो हम अपने ईवी मिशन 2030 को बहुत तेजी से आगे अचीव कर सकते हैं। यही बात सोलर मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर डिजाइन पर भी लागू होती है। चाइना के पास लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और हाई एफिशिएंसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का डिकेड ओल्ड एक्सपीरियंस है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड रेलवे, लॉजिस्टिक हब्स और स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क्स, इन सब में उनका एक्सपीरियंस जो है वो सबके सामने बोलता है। अगर इंडिया सही पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन करे तो हमारा आत्मनिर्भर इंडिया प्लान और तेजी से आगे बढ़ सकता है। दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना मिलकर दुनिया की लगभग 35% पॉपुलेशन और 20% से ज्यादा जीडीपी पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दोनों एशियन जाइंट लिमिटेड कोऑपरेशन दिखाते हैं, चाहे वो ट्रेड हो, क्लाइमेट पॉलिसी हो या फिर ग्लोबल साउथ लीडरशिप में हो, तो ये एक बैलेंस वर्ल्ड ऑर्डर बना सकते हैं जहां वेस्टर्न मोनोपोली और डिवाइड और रूल डिप्लोमेसी कमजोर पड़ती है। आज चाइना रशिया अलायंस ऑलरेडी वेस्ट के इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रहा है। अगर इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ लिमिटेड कोऑपरेशन करे तो वो अपनी नेगोशिएटिंग पावर्स को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है, चाहे वो ब्रिक्स हो, एससीओ हो या G20 जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो। दोस्तों हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है कि पुराने दुश्मन भी प्रैग्मेटिज्म से पार्टनर्स बन सकते हैं। जर्मनी और फ्रांस ने 3 युद्ध लड़ने के बाद मिलकर यूरोपियन यूनियन की फाउंडेशन रखी। जापान और साउथ कोरिया ने पॉलिटिकल टेंशन के बावजूद 1990 के बाद ट्रेड और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से अपनी इकोनॉमीज को मॉडर्न बनाया। चाइना और रशिया भी पुरानी राइवलरी के बावजूद आज एनर्जी, डिफेंस और स्पेस कोऑपरेशन में गहरा पार्टनरशिप दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मुझे ये लगता है कि अगर हम सच में 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, यानी कि $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हो, तो हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को बड़े दिमाग से देखना होगा। ये कोई चाइना के साथ रहना या नहीं रहने वाला बाइनरी सवाल नहीं है कि या तो 0 है या 1 है,
बल्कि एक स्मार्ट बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए। अगर हम पूरी तरह से चाइना से राइवलरी कर लेते हैं, यानी पूरी तरीके से दुश्मनी पाल लेते हैं, तो हमारी सप्लाई चेन, ट्रेड रूट्स और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम सबको झटका लग सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि बीजिंग के इन्फ्लुएंस में हम पूरी तरीके से आ जाते हैं, यानी पूरी तरीके से दोस्ती कर लेते हैं, तो शायद हमारी जो सोवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसलिए इंडिया के लिए सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, वो है सिलेक्टिव प्रैग्मेटिज्म। कुछ एरियाज में जैसे ग्रीन एनर्जी है, सेमीकंडक्टर है, फार्मास्यूटिकल है या फिर एआई रिसर्च है, इंडिया और चाइना के बीच लिमिटेड कोऑपरेशन बेनिफिशियल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स या थर्ड कंट्री कोलैबोरेशन में काम करें तो दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट जो हैं वो अलाइन हो सकते हैं बिना किसी डायरेक्ट डिपेंडेंसी के। पर बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्ट्रेटेजिक सेक्टर में चाइनीज मिलिट्री या स्टेट लिंक्ड कंपनी ना इन्वॉल्व हो और ना ही डेटा, आईपी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी पर जीरो कॉम्प्रोमाइज हमारी तरफ से हो। और ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑपरेशन का मतलब वल्नरेबिलिटी नहीं होना चाहिए, कि मतलब अगर हम चाइना के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एलएसी को, वहां पर जो डेवलपमेंट है उनको छोड़ दें। हमें एलएसी को भी मजबूती के साथ अपना जो पूरा का पूरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करना पड़ेगा। बॉर्डर पर रियल टाइम सर्विलियंस, ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर और रैपिड ट्रूप मोबिलिटी पर हमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होगा। इसके साथ साथ हमें चाइना के ऑल्टरनेटिव्स भी पैरेलली ग्रो करने पड़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर के लिए वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया, रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए यूएस, फ्रांस और इजराइल के साथ डीपर टाइज बनाना जरूरी है। इस डाइवर्सिफिकेशन से हमारी स्ट्रेटेजिक रिस्क भी कम होगा और बार्गेनिंग पावर भी हमारी बढ़ेगी। साथ ही दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी तभी लॉन्ग टर्म चलती है जब उसके पीछे पब्लिक अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट हो, यानी पब्लिक को पता हो कि चाइना के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है ऐसा क्यों है। इसीलिए पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक्स और मीडिया सबको मिलकर एक नेशनल कंसेंसस बनाना होगा। जब लोग समझेंगे कि कुछ लिमिटेड कोऑपरेशन हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है और कॉम्प्रोमाइज की बाउंड्रीज क्लियर हैं, तब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और मैच्योर और कॉन्फिडेंट दिखेगी। तो आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस जो है पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में इस सवाल का आंसर दीजिएगा, क्योंकि देखिए सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो सवाल बहुत सिंपल है कि क्या आप चाहते हैं चाइना के साथ फुल स्केल राइवलरी यानी दुश्मनी करते हैं, बिल्कुल कोई कोऑपरेशन नहीं, या फिर आपका मानना यह है कि हमें अपने देश हित में सिलेक्टिव कोऑपरेशन करने का रास्ता अपनाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, यानी कि मेहनत पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे आप चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।